Jai Hind, dear student. Today we are discussing about the variation of mass with the velocity, and it's the topic of the special theory of relativity which is related to the BSc part third, that is the second unit. तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, एंड दिस थ्योरी इज टोल्ड टू मी एंड एवरीवन। हर एक आदमी को बताता है, क्या बताता है कि द मास ऑफ द पार्टिकल इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज द वेरी एंड डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और ये बदल भी सकता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताने की कोशिश करता है कि मास भी कांस्टेंट नहीं होता है और मास भी बदल सकता है अगर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस पार्टिकल का मास आप कह रहे हो कि m0 है और उसी का मास हमें चेंज दिखाना है, तो बस मुझे क्या कराना होगा कि उस पार्टिकल को मुझे किसी स्पीड से चला देना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बात करता है, और इस बात का यहाँ पर जिक्र करते हुए इस बात को प्रूव भी करूंगा कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से उसका मास भी बढ़ता रहता है। यानी कि वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज होता है उसका मास भी ठीक उसी तरीके से चेंज होता रहता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर उस पार्टिकल का मास और वेलोसिटी के बीच में उस रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि दो आइडेंटिकल बॉल ले रहे हैं जिसका नाम है ए और दूसरे बॉल का नाम है बी। और हम इन दोनों बॉल का, आइडेंटिकल बॉल का मास मानकर चल रहे हैं कि वो मास m1 है और उसका दूसरे का मास m2 है। और हमारे पास दो फ्रेम हैं, एक फ्रेम मेरे पास S है और दूसरा फ्रेम S प्राइम है। और S फ्रेम मेरा स्टेशनरी फ्रेम है, वो चल नहीं रहा है। और उस रेस्ट फ्रेम के ओरिजिन पर एक ऑब्जर्वर O है, उसने इस पार्टिकल को देखा, तो S फ्रेम से देख रहा है वो, तो उस O ऑब्जर्वर के लिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी u1 है। और जब इसी ऑब्जर्वर ने S फ्रेम से देखा है इस पार्टिकल को, जो इस पार्टिकल का नाम B है, तो यहां से S फ्रेम से O ऑब्जर्वर के लिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी u2 है। लेकिन हमारे पास दो फ्रेम है, दूसरा फ्रेम जो S प्राइम है, जो v कांस्टेंट स्पीड से x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसके ओरिजिन पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर O प्राइम है। और O प्राइम ऑब्जर्वर ने जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी को, A की वेलोसिटी को देखा, तो उसकी वेलोसिटी को u प्राइम कहा। और जब इस O प्राइम ने S प्राइम में बैठकर इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी को देखा, तो उसने कहा कि ये u प्राइम है। और याद रखना कि यहां पर हमने जो दोनों पार्टिकल लिया है A और B, तो A x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और B हमारा जो है वो x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि ये B का डायरेक्शन है और A का डायरेक्शन है ये। अब आपको पता चल गया होगा कि इफ टू बॉडी आर मूविंग अपोजिट इन डायरेक्शन दे विल कोलाइड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से कोलिजन कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। और हम ये मान कर चल रहे हैं कि जब ये कोलिजन करते हैं तो यहाँ पर एक इन इलास्टिक कोलिजन होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में बेटे क्या होता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दो चीजें होती हैं कोलिजन में। और जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, बट इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम आर कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। मतलब कि जो मोमेंटम है बिफोर द कॉलिजन और आफ्टर द कॉलिजन वो सेम रहता है इलास्टिक कॉलिजन में। इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन और आफ्टर द कॉलिजन ये भी सेम रहता है। लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन में बिफोर द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन मोमेंटम तो कंजर्व होता है, but in the case of the kinetic energy, the kinetic energy before the collision, kinetic energy after the collision does not equal। या तो ये एनर्जी कुछ इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है कॉलिजन के बाद, तो ये कंजर्व नहीं रह पाता है। सो हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन इलास्टिक कॉलिजन। और इन इलास्टिक कॉलिजन हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानोगे? तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि जब दो पार्टिकल टकराते हैं तो उनके शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं आती है।
और वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अपनी स्पीड से चलने लगते हैं। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि आफ्टर द कोलिजन दे विल स्टिक टू इट टूगेदर, मूव टूगेदर, और वो एक दूसरे में चिपक गए हैं और चिपकने के बाद वो चलने लगे हैं। तो चिपक गया है इसीलिए यहाँ पता भी चल रहा है कि यहाँ इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। हमारा जो वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी टॉपिक करने का एम है, वो टॉपिक यही करने का एम ही यही है कि हमारा कॉन्सेप्ट इस हेडिंग को प्रूव करने का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमें इतने एस्पेक्ट को एज्यूम करना होगा कि इन इलास्टिक कोलिजन लेना होगा, दोनों अपोजिट चलेंगे, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर दोनों पर ऑब्जर्वर बैठाएंगे। वो ऑब्जर्वर इस पूरे सिस्टम को देखेगा और देखने के बाद अपना क्या कंक्लूजन निकालेगा, उस कंक्लूजन को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। हमारी इस टॉपिक का एम है। याद रखना बेटा, जब हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बाद लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये सब वगैरह किया, और करने के बाद फिर हमने स्टार्ट किया था कंसिक्वेंस ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और कंसिक्वेंस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पहला जो कंसिक्वेंस किया था वो हमने क्या किया था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा हमने किया टाइम डायलेशन, और ये तीसरा मैं कर रहा हूं वेरिएशन ऑफ द मास विथ वेलोसिटी या वेरिएशन ऑफ मास। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये क्या बताता है, वंस अगेन फिर से मैं बता रहा हूं, ये क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ उसका मास भी बढ़ता रहता है, यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने से उसका मास भी चेंज हो जाता है, ये बताता है। तो हमारा जो अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से अप्रोच है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल ए और बी हैं और उनका मास m1 और m2 है। सपोज कर रहे हैं कि एस फ्रेम से ऑब्जर्वर ओ ने इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी को देखा है, तो u1 देखा है फर्स्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, और सेकंड वाले पार्टिकल जिसका बी नाम है उस बॉल की वेलोसिटी को उसने u2 देखा, और ये एस फ्रेम से देखा। लेकिन जब इस एस प्राइम के ओरिजिन पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर ओ प्राइम ने देखा तो ए और बी की जो वेलोसिटी है उसको यू प्राइम और इसको माइनस यू प्राइम से दिखा, और ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट आ रहे हैं, तो वी कैन यूज हेयर माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ द यू प्राइम। सो दिस वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। तो अब हम अगर इनके लिए, इन दोनों पार्टिकल के लिए हम यहां पर बैठे एस फ्रेम के अंदर ओ ऑब्जर्वर के लिए अगर मैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का फार्मूला लिखूं तो दिस फार्मूला विल बिकम्स, अगर मैं ए पार्टिकल के लिए लिखूं फॉर बॉल ए के लिए अगर लिखूं तो u1 इज इक्वल टू यू प्राइम और प्लस v, और ये ux होता है, क्या होता है, यही होता है v प्राइम, और v और अंडर रूट वन क्या होता है, वन प्लस यू प्राइम और v बाई सी स्क्वायर। ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का ये फार्मूला हो जाएगा कि u प्राइम प्लस v और 1 प्लस यू प्राइम v बाई सी स्क्वायर। इसे हम u कह दे रहे हैं और इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब अगर मैं फॉर बॉल v के लिए लिखूं, बॉल b के लिए लिखूं, b के लिए, तो s फ्रेम के अंदर o पर बैठा ऑब्जर्वर b की वेलोसिटी को अगर देखेगा तो u2 इज इक्वल टू यू प्राइम और प्लस v और 1 और प्लस यू प्राइम v बाई सी स्क्वायर। देखो अब करना क्या है, बस आपको यहां पर जो u प्राइम है ना, इसको u प्राइम ना लिखकर माइनस u लिखना है। तो क्या करना है आपको, ये माइनस लिखना है और यहां पर ये माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, माइनस यू प्राइम प्लस v 1 माइनस यू प्राइम और v और बाई सी स्क्वायर। तो हमारा ये जो है यहां तक हो गया। यहां तक होने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा था उस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं। लेट देम कोलाइड with each other and
each other, and after collision कह रहा है कि ये दोनों कॉलिजन करते हैं और कॉलिजन के बाद आफ्टर द कॉलिजन let them collapse into one collapse body by mass m1 plus m2 will be momentarily at rest at the instant at rest at the instant of collision with respect to the frame S prime, but it will have a velocity v relative to frame S, then according to the principle of conservation, of momentum, तो बेटे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है कि बिफोर द कॉलिजन इक्वल टू आफ्टर द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बिफोर द कॉलिजन, और क्या होता है ये इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आफ्टर द कॉलिजन। यही होता है मोमेंटम का प्रिंसिपल। फिर से आप देख रहे हैं यहां पर हमने क्या किया कि एस फ्रेम के ओरिजिन ओ पर बैठाया, इन दोनों पार्टिकल के लिए हमने वेलोसिटी एडिशन थ्योरम को लिख लिया। लिखने के बाद फिर क्या हुआ, लेट देम कोलाइड विथ ईच अदर। सपोज करते हैं कि ये दोनों जब ऐसे मोशन करते करते यहां पर पहुंचे तो कॉलिजन किए, और कॉलिजन करने के बाद ये एक दूसरे से क्या हुए, कोलैप्स कर गए। और जब यहां पर कोलैप्स कर गए इनटू द वन कोलैप्स्ड बॉडी, और वो कोलैप्स करने के बाद एक ही बॉडी बन गए, वो कोलैप्स करने के बाद एक ही बॉडी बन गए, और एक बॉडी बनने के बाद उनका दोनों का मास m1 प्लस m2 क्या हुआ, ऐड हो गया, m1 प्लस m2 हो गया, विल बी द मोमेंटरली एट द रेस्ट। और वो जब ऐड एक हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि मोमेंटरली वो रेस्ट पर आ गए, और रेस्ट पर मोमेंटरली एट एट रेस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ द कोलिजन विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस प्राइम। और अब ये मोमेंटरली क्या हुआ कि कोलैप्स करके एक बॉडी बन गए m1 और m2, और वो रेस्ट पर आ गए, और रेस्ट का मतलब वो उनकी वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम कौन से फ्रेम में है, एस प्राइम फ्रेम के अंदर है, और एस प्राइम फ्रेम किस स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोमेंटरली रेस्ट पर आ गया है, जो बॉडी कोलैप्स करके, अब इसकी वेलोसिटी वही हो गई है जो इस फ्रेम की वेलोसिटी हो गई है। तो वही कह रहा है कि बट इट विल हैव अ वेलोसिटी v। अब ये मोमेंटरली रेस्ट पर आ गया, लेकिन ये पूरा सिस्टम एस प्राइम फ्रेम के अंदर है, तो इसकी वही वेलोसिटी हो गई जो एस प्राइम फ्रेम के है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, देन अकॉर्डिंग टू द तो बट
इट विल हैव द वेलोसिटी v रिलेटिव टू द फ्रेम s, और ये वेलोसिटी v किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, s के रेस्पेक्ट में हुआ है, s फ्रेम पर बैठा ऑब्जर्वर o के रेस्पेक्ट में हुआ है, और इस s फ्रेम के s प्राइम फ्रेम के अंदर बैठा ऑब्जर्वर o प्राइम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रिंसिपल होता है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन। अब एक बात बताओ बेटे, यहां पर बैठा अगर ऑब्जर्वर इसकी मोमेंटम को देखेगा, इन दोनों पार्टिकल की मोमेंटम को देखेगा, तो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि इसकी मोमेंटम का इक्वेशन क्या हो सकता है। यहाँ s प्राइम s के अंदर बैठा ऑब्जर्वर o के लिए, तो क्या हो जाएगा m1 और u1 यहां पर बैठा ऑब्जर्वर के लिए s फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर o के लिए इस पार्टिकल का मोमेंटम इतना, और इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा m2 और u2 हो जाएगा। और उसके बाद जब ये कोलैप्स कर गया, तो कोलैप्स करने के बाद अब इसका मोमेंटम का फार्मूला m1 और m2, अब इसकी वेलोसिटी 0 मत लिख देना कोलैप्स करने के बाद, क्योंकि हम इसका मोमेंटम s फ्रेम के अंदर बैठे ऑब्जर्वर o के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो फाइनली ये इसके रिस्पेक्ट में o प्राइम के रिस्पेक्ट में 0 में आया है। ये इसकी वेलोसिटी हम o के रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे तो इसकी वेलोसिटी ठीक वही होगी जो इस फ्रेम की वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इस वाले s प्राइम फ्रेम के अंदर चल रहा है, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी v हो जाएगी। तो यहां पर हमारा ये जो है, इसे इक्वेशन नंबर हम 3 बोल दे रहे हैं। ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ये 3 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, u की वैल्यू u2 की वैल्यू, u की वैल्यू यहां से निकाला है आपने, u2 की वैल्यू ये निकाला है, दोनों वैल्यू को पुट करना है और धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट फाइनल रिजल्ट। तो u m1 और u1 की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो u प्राइम बहुत सावधानी से, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, और 1 प्लस u प्राइम और v अपान c स्क्वायर, ये हमने पुट किया है किसकी वैल्यू, u1 की वैल्यू, और m2 और u2 की जो वैल्यू है ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है माइनस u, और ये प्राइम है, और प्लस v अपान, और 1 माइनस u प्राइम और v अपान और c स्क्वायर ये वैल्यू, और m1 प्लस, यहाँ पर v का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो m और v प्लस m2 और इंटू b। बेटे यहां से मैं इस m1 को v को इधर ले आना चाहता हूं, तो यहां पर m1 और u प्राइम प्लस v और 1 प्लस u प्राइम v बाई c स्क्वायर, और फिर क्या करना होगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस के साथ हो जाएगा m1 और v इक्वल टू m2 v को यहीं रहने दो ऐसे ही, और इस पूरे टर्म को उठाकर इधर लेकर जाओगे तो माइनस, और ये m2 और माइनस u प्राइम प्लस v हो जाएगा, और 1 माइनस u प्राइम और v अपान c स्क्वायर, ये पूरा फाइनल टर्म हो गया, ये इसका फाइनल टर्म हो गया। अब आप क्या करो, m1 और m1, m2 और m2 कॉमन कर लो, m1 यहां से कॉमन कर लोगे आप, तो कितना बचेगा, m1 कॉमन करोगे तो ये u प्राइम प्लस v और 1 प्लस u प्राइम और v बाई c स्क्वायर, ये पूरा टर्म होगा, और माइनस v होगा, और यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूँ, m हमने कॉमन कर लिया है इक्वल टू, और m2 मैं कॉमन कर लिया हूँ और बड़ा ब्रैकेट, और v माइनस m2 दोनों जगह से कॉमन कर लिया है, और माइनस u प्राइम और प्लस v अपान 1 माइनस u प्राइम v बाई c स्क्वायर, और कुछ इस तरीके से ये स्टेप आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, बहुत सावधानी से पूरा सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा। तो ये m1 एज इट इज रहेगा, और फिर क्या करना है कि u प्राइम प्लस v को ऐसे ही रहने दो, और इस पूरे स्टेप पे यहां मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस v, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस u प्राइम और v और बाई c स्क्वायर, और अब यहां पर एलसीएम क्या लोगे, 1 प्लस u प्राइम और v बाई c स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से यहां पर ये स्टेप देखो, हमने क्या किया, इसका डिन्यूमरेटर का यहां पर मल्टीप्लाई करा के यहां पर एलसीएम लेकर इसको लिख दिया, 1 प्लस u प्राइम v और बाई c स्क्वायर।
और सेम काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है, सेम काम। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दो, v और 1 माइनस यू प्राइम और v बाई सी स्क्वायर, और उसके बाद माइनस और माइनस यू प्राइम और प्लस v, और अपान में क्या लिख देना है, 1 माइनस यू प्राइम v बाई सी स्क्वायर। ये इस तरीके से लिख देना है। अब क्या करना है आपको, यहां पर इस v का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m1 अंदर v का मल्टीप्लाई कर दो, तो u प्राइम प्लस v माइनस v, और ये माइनस यहां पर इसको माइनस बना देगा, और u प्राइम और v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हमने क्या किया है, माइनस यहां पर है तो इसको भी माइनस, ये भी माइनस में हो गया और v हो गया, और ये u प्राइम और v स्क्वायर हो जाएगा बाई सी स्क्वायर, और इसको 1 प्लस यू प्राइम बी बाई सी स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। यहां पर m2 सेम काम इधर भी करना है, v से अंदर मल्टीप्लाई करो, v माइनस और u प्राइम v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और माइनस और u प्राइम माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और अपान में 1 माइनस यू प्राइम और v बाई सी स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा ये एक्सप्रेशन। और m1 और u प्राइम और माइनस यहां से u प्राइम और v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये हो जाएगा, और 1 प्लस यू प्राइम और v बाई सी स्क्वायर। जो यहां पर बचा है मैंने उसको लिख लिया है, अब राइट हैंड साइड में जो बचा है उसको लिख लो आप। तो m2 बेटे, और क्या बचेगा, u प्राइम यहां पर है और माइनस यहां पर u प्राइम और v स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और अपान में 1 माइनस यू प्राइम v बाई सी स्क्वायर। बेटे देखो यहाँ पर u स्क्वायर, यू प्राइम कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये पूरा ब्रेकेट ही कैंसिल हो जाएगा, देखो यू प्राइम माइनस माइनस यू प्राइम वी स्क्वायर बाई सी, यू प्राइम वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये पूरा ब्रेकेट ही कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, m1 1 प्लस यू प्राइम वी बाई सी स्क्वायर ये बचेगा, और इस साइड में क्या बचेगा, m2 अपान 1 माइनस यू प्राइम वी बाई सी स्क्वायर, और फिर यहां से m1 अपान m2 और ये 1 प्लस यू प्राइम वी 1 ये बचेगा v बाई सी स्क्वायर अपान ये बचेगा 1 माइनस यू प्राइम v बाई सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है बेटे, इसको कुछ किया नहीं है, हमने बस m1 के अपान में m2 लिख दिया है, और इसको एज इट इज रखा है 1 माइनस यू प्राइम v बाई सी स्क्वायर, और इसकी जगह पर ये वाली टर्म को सेटअप कर दिया है 1 प्लस यू प्राइम v बाई सी स्क्वायर। और इससे कोई एक इक्वेशन मानकर चलते हैं, इसे इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दें, 3 के बाद ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। अब हमें कुछ यहाँ मिटाना होगा तभी आगे हो पाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, ये इक्वेशन को उल्टा कर सकता हूँ, m2 बाई m1 लिख सकता हूँ, m2 बाई m1, तो 1 माइनस यू प्राइम v बाई सी स्क्वायर और 1 प्लस यू प्राइम v बाई सी स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 4 मानता हूँ। इसे इक्वेशन नंबर 4 मत मानिए, इक्वेशन नंबर 4 इस वाले स्टेप को मानते हैं। और उसके बाद फिर अब ये पूरा मैं मिटा देता हूं। अब बेटे क्या करना है आपको कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और क्या करना है, दूसरा काम इक्वेशन फर्स्ट को देखने के बाद स्क्वायरिंग कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है। वी विल गेट, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, u1 स्क्वायर और u प्राइम प्लस v और 1 प्लस यहां पर u1 प्लस v और u प्राइम बाई सी स्क्वायर, और इन दोनों साइड का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको मिलेगा। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो u1 स्क्वायर और u प्राइम प्लस v का होल स्क्वायर
और 1 प्लस वी और यू प्राइम बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लिया आपने। अब आप ओपन कर लिए हैं तो ओपन करने के बाद क्या देखेंगे कि यू वन ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा तो यू प्राइम का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 और यू प्राइम इंटू वी और अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस वी और यू प्राइम बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको मिलेगा। अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि डिवाइडिंग बाई द सी स्क्वायर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस लास्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को सी स्क्वायर से हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इस इक्वेशन को जब आप सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग बाई सी स्क्वायर से डिवाइड करो तो यू वन स्क्वायर, तो यू वन स्क्वायर है ये, स्क्वायर है ये, तो यू वन स्क्वायर और बाई सी स्क्वायर, और अब यहां पर u प्राइम है और इसका होल स्क्वायर है तो बाई सी स्क्वायर कर दो। v स्क्वायर है बेटा तो v स्क्वायर को बाई सी स्क्वायर कर दो, और 2 और u प्राइम और v है और बाई सी स्क्वायर कर दो, और अपान में कोई चेंज मत करो, ऐसे रहने दो v और u प्राइम बाई सी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है तो u v प्राइम और सी स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहां पर दोनों साइड में एक जो है वो ऐड कर देना है तो 1 माइनस क्या करना होगा u वन स्क्वायर और सी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से कर लेना होगा आपको। तो यहां से और यहां पर क्या करना होगा 1 माइनस यू प्राइम होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2 यू प्राइम वी बाई सी स्क्वायर और बाई 1 प्लस वी और यू प्राइम और सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कहा कि एक ऐड कर देना है भैया, अगर आप इसको हटा दें और इसको हटा दें तो अब देख लीजिए आप माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा अगर इसको हटा दें तो, और फिर क्या मिलेगा हमें वही वाला फार्मूला मिल जाएगा। तो एक मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया है ऐड कर दिया है। अब अगर मैं 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर करूं और इसका यहां पर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 प्लस वी और यू प्राइम बाई सी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस, अब आप यहां पर क्या करने वाले हैं यू प्राइम का होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2 यू प्राइम बी बाई सी स्क्वायर और बाई एलसीएम ले लीजिए पूरे का 1 प्लस वी और यू प्राइम बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक में मल्टीप्लाई कराने के बाद एलसीएम ले लिया गया 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब आप इसको होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए तो 1 प्लस वी स्क्वायर यू प्राइम का स्क्वायर और बाई, अब यहां पर देखो वी स्क्वायर यू प्राइम का स्क्वायर और सी स्क्वायर का पावर सी पावर 4 हो जाएगा ये, और प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2v यू प्राइम और सी स्क्वायर ये हो जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर माइनस सिंबल है, अंदर का जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे तो यू प्राइम का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और माइनस 2 यू प्राइम वी बाई सी स्क्वायर और अपान में ये पूरा ब्रैकेट 1 प्लस वी और यू प्राइम सी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। बेटे अब आपको क्या करना है यहां पर ध्यान से देखें कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2v यू प्राइम और सी स्क्वायर ये पूरा स्टेप कैंसिल होगा और 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपान सी स्क्वायर जो बच रहा है उसको लिख लो पहले 1 प्लस, अच्छा यहां पर भी देखें तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लेते हैं ये वाला स्टेप और ये 1 और ये क्या बच रहा है ये स्टेप बच रहा है, ये स्टेप बच रहा है, ये स्टेप और ये स्टेप बच रहा है तो यू प्राइम स्क्वायर और सी स्क्वायर यू प्राइम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये कॉमन कर लेते हैं। तो ये अगर कॉमन करेंगे तो यू स्क्वायर प्राइम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहां पर देखें वी स्क्वायर अभी बचा हुआ है और यहां पर सी स्क्वायर बचा हुआ है और फिर क्या होगा माइनस, और ये माइनस लगने के बाद यहां पर क्या हो गया है 1 बच गया है, क्या बच गया है 1 बच गया है।
और 1 प्लस वी और यू प्राइम बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ है। अभी बेटे देखो ये ब्रेकेट दोनों मैच नहीं किया, यहां से माइनस यहाँ पर कॉमन लेकर हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहीं पर मैं कर ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसको माइनस कर लेते हैं। अब 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दोनों ब्रेकेट में मैच कर गया, तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो ये दिस एक्सप्रेशन विल बिकम्स, वी कैन राइट हेयर u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और फिर क्या लिख सकते हैं, ये एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, u प्राइम स्क्वायर और बाई सी स्क्वायर, और ये उसके बाद बाई सी स्क्वायर और 1 प्लस वी यू प्राइम बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर स्टेप मिला लेते हैं, 1 माइनस यू प्राइम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 यू प्राइम वी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक मेरा चल गया था, इसे क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब अगर मैं यहां पर लेकर चला था कि इसको क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर चला था, दोनों का स्क्वायर किया था, फिर मैंने सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर 1 को ऐड किया था। अभी u1 के साथ जो जो काम किया है वही मैं u2 के साथ करना चाहता हूं। अब वही यू स्क्वायर के दोनों साइड को स्क्वायर करना चाहता हूं, फिर इसको सी स्क्वायर से डिवाइड करना चाहता हूं, फिर एक ऐड करना चाहता हूं इस एक्सप्रेशन में। तो मुझे फिर इतना लंबा स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है, इसी तरीके से मैं सिमिलरली लिखकर बना दूंगा। तो सिमिलरली दिस इक्वेशन विल बिकम्स आफ्टर द सॉल्विंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से गुजरते हुए पहले इसका स्क्वायर करो, फिर सी स्क्वायर से डिवाइड करो और एक ऐड करो। इस प्रोसेस से गुजरते हुए जब हम देखेंगे तो हमारा लास्ट जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 माइनस u2 का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 माइनस यू प्राइम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पहले से एक ब्रैकेट मौजूद है, और बस यहीं पर चेंज हो जाएगा 1 माइनस वी यू प्राइम और सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में आपको एक सिंबल चेंज कर देना है, 1 माइनस यू प्राइम और वी और सी स्क्वायर। दिस इक्वेशन 6, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 के साथ भाग लगा दीजिए आप। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 5 का इक्वेशन 6 के साथ भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये थोड़ा सा बड़ा स्टेप हो जाएगा। अच्छा, भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर के दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों टर्म जब कैंसिल हो जाएंगे तो आप घर पर कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए, बीएससी के स्टूडेंट हैं आप, वो भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए आप इसको इसके अपान में इसको करेंगे तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके अपान में ये कर रहे हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 माइनस वी और यू प्राइम बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हमें क्या मिलेगा, ये 1 प्लस वी और यू प्राइम अपान सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से भाग लगाने पर हमें मिलेगा ये। हाँ ठीक है, यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा है। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर हम कुछ बोल देते हैं, जो इक्वेशन नंबर 7 है। अब इधर का स्क्वायर हटाओ और इधर रूट चढ़ा दो, इधर रूट चढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इधर रूट चढ़ जाएगा तो 1 माइनस u2 स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और 1 माइनस वी यू प्राइम बाई सी स्क्वायर, और अपान 1 प्लस वी और यू प्राइम अपान सी स्क्वायर। इधर का हमने स्क्वायर गायब कर दिया है, उधर रूट चढ़ा दिया है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8, ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर एक यहाँ पर आपका 4 है, कुछ इक्वेशन नंबर 4 से को देखो ध्यान से, और इक्वेशन नंबर 8 को देखो ध्यान से। तो 1 माइनस यू प्राइम वी बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी यू प्राइम अपन सी स्क्वायर, और 1 प्लस वी यू प्राइम बी बाई सी स्क्वायर, 1 प्लस वी यू प्राइम अपन सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 द राइट हैंड साइड ऑफ द बोथ इक्वेशन इज सेम, hence the left hand side of the both equation is also same, so we can write here
फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8, इक्वेशन 4 और 8 से देखेंगे कि द राइट हैंड साइड ऑफ द बोथ इक्वेशन विल बी सेम। 4 ये सेम होगा ना 4 और 8 का, और सेम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस साइड विल बिकम्स, या दिस साइड इज इक्वल टू द m2 बाई m1। ये इक्वेशन हम यहाँ पर इस 4 और 8 से लिख सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू m2 अपान m1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर अपान c स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट हेयर, यहां पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। दिख रहा है ये, हाँ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। अब अगर हमें इस फार्मूले को और सिंप्लीफाई करना है, हालांकि ये मेरा जो एम था वो रिलेटिविस्टिक मास के लिए वो थोड़ा सा अभी नहीं हो पाया है। फाइनल एक्सप्रेशन तो यही है, अभी इसी से मुझे काम बनाना है। काम क्या बनाना है उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट जो हमारा m2 है वो किसके इक्वल है, m0 है। तो अच्छा, यहाँ पर जो हमारा तो हमने मिटा दिया है फार्मूला डायग्राम, तो m2 इज इक्वल टू क्या है, m0 है। और m0 को ही हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा m0 जो है वो रुका हुआ है। पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि u2 हमारा क्या है, रुका हुआ है। u2 रुका हुआ है, ऐसा मान कर लेते हैं। u2 जो है वो 0 पर है, और जो हमारा u1 है उसे मानकर चलते हैं कि v वेलोसिटी से चल रहा है। u2 0 है और u1 v से चल रहा है। अब हम m2 अपान m1 लिखें तो रूट 1 माइनस, इस u1 को हमने v मान लिया है, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर हो गया है, और इस रूट में 1 माइनस और इसे 0 मान लिया है c स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म, ये वाला टर्म 0 हो गया है, ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये 1 बचेगा। तो m2 अपान m1 और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही टर्म बचेगा। अब आप अगर यहां से आप लिखना चाहें कि m1 इज इक्वल टू तो m2 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक बात बताइए, इधर का मिटा दे बेटे, तभी ये कुछ समझ में आएगा। और फार्मूला मैं वही डायग्राम बना लूं। थोड़ा सा ये बड़ा है डेरिवेशन, इसमें आपको स्क्रीन को पॉज कर करके नोट करना होगा। डायग्राम मेरा ये था कि यहां पर एक पार्टिकल था A और S से देख रहा था O ऑब्जर्वर, जब तो उसकी वेलोसिटी u1 था, और ये B और इस O ने जब उसको देखा तो इसकी वेलोसिटी u2 थी, और जब O प्राइम ने देखा तो इसकी वेलोसिटी u प्राइम थी, और इस वाले की वेलोसिटी माइनस u प्राइम थी। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे थे ऐसे। अच्छा, ये s प्राइम है जो v कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, v कांस्टेंट से, और ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी ये रेस्ट में है, ये s वाला जो फ्रेम है। बेटे आप बताइए कि आपने कहा कि u2 0 है, ये वाला जो है, ये b जो बॉल है ये रुका हुआ है, और ये पूरा सिस्टम इस प्राइम फ्रेम के अंदर है और ये रुका हुआ है। अब अगर ये रुका हुआ है, वहां का मास m2 है और इस फ्रेम के अंदर है, तो ऑब्जर्वर O प्राइम के लिए ये क्या हो जाएगा, ये इसका प्रॉपर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका प्रॉपर मास हो जाएगा। यानी कि m2 को हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर मास है। जैसे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉपर लेंथ बोलते थे, वैसे ये प्रॉपर मास है। और प्रॉपर मास को हम m2 को हम क्या कर रहे हैं, m0 से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि दिस एक्सप्रेशन विल बिकम्स m और m1 को मैं m लिख रहा हूं। अब m1 को m लिख रहा हूं तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला आ गया। तो यहां पर आगे हम लोग क्या नोट कर सकते हैं कि दिस इज द रिलेशनशिप
relativistic formula. This is the relativistic formula. This is the relativistic formula for the variation of mass, for the variation of mass with velocity, with velocity, ये आ जाएगा, जिसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है कि यही क्या हो जाएगा, यही फार्मूला हमारा क्या है, यही फार्मूला हमारा रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला है, जहां पर m नॉट हमारा प्रॉपर मास है और m हमारा रिलेटिविस्टिक मास है। और आप यहां पर देख रहे होंगे कि c इतना ज्यादा है, देखो m इज इक्वल टू m नॉट और c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और बाई c, यहाँ पर इंटू हो रहा है c का। अब आप देख रहे हैं कि c में से v, अगर c स्क्वायर में से v स्क्वायर माइनस होने के बाद जो बचेगा, या पूरे मास में आप देखें, आप पूरे मास में देखें, m नॉट में c का मल्टीप्लाई है, c का मल्टीप्लाई है। अब आपको पता चल पा रहा होगा कि अगर वेलोसिटी हमारी हाई हो रही है, वेलोसिटी हमारी ज़्यादा हो रही है, तो हमारा मास, रिलेटिविस्टिक मास भी ज़्यादा हो रहा होगा, मास हमारा ज़्यादा हो रहा है। अगर हम क्या करें कि इस एक्सिस पर हम प्रॉपर मास को भी लें और रिलेटिविस्टिक मास को भी लें, और इधर हम लें क्या, वेलोसिटी, इधर क्या लें, वेलोसिटी लें, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा कि अगर हमारी वेलोसिटी c हो गई तो हमारा मास इनफाइनाइट को चला जाता है। मतलब आप देख रहे हैं कि मास धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी के बढ़ने के साथ मास भी बढ़ता रहता है। और जब आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी c हो जाती है तो मास इनफाइनाइट हो जाता है। ये थ्योरेटिकली है, ऐसा थ्योरेटिकली है। अभी हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि वेलोसिटी के c होने पर मास इनफाइनाइट क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो वैसे खैर मैं बता दूं इम्पॉसिबल केस है ये, लेकिन ऐसा ग्राफ थ्योरेटिकली इससे हमें मिलता है ये। तो आगे भी हम लोग इसको करते हैं। तो हमें ये फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले के बाद अब हम लोग कुछ केस देखते हैं कि इस फार्मूले से क्या क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो वी कैन ड्रॉ, यहां पर मैं नोट कर लेता हूं, वी कैन ड्रॉ फॉलोइंग इंटरफेरेंस फ्रॉम द above formula. अब यहां पर फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट क्या है कि व्हेन ऑर्डिनरी वेलोसिटी, मानकर चलते हैं कि हमारे जो जनरल लाइफ में अगर कोई कार है या गाड़ी है या कोई भी ऐसी चीज़ है, प्लेन है, वो लाइट की स्पीड से बहुत कम चलता है। जो हम लोग डेली देखते हैं ना, वो हमारा ऑर्डिनरी लाइफ है, हमारा लो वेलोसिटी वर्ड है, उसमें कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकता है। उस केस में, रियल केस में, जो लाइट की स्पीड को हम लोग एक काल्पनिक वेलोसिटी मानकर चलते हैं, भाई हमारा कार ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर पर घंटा चल सकता है, या हमारी जो जेट है या जो विमान है, जो कुछ भी है, 400-500 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकते हैं, लेकिन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो नहीं चल सकते हैं। तो ये हमारे जो जनरल लाइफ में जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं, मैं उसको ऐसा बोल रहा हूँ कि वो ऑर्डिनरी वेलोसिटी से चल रही है, सामान्यतः एक साधारण वेग से चल रहे हैं। तो ऑर्डिनरी वेलोसिटी हुए, द ऑर्डिनरी वेलोसिटी v जो है वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि c से बहुत छोटा है, और अगर c से बहुत छोटा है तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू तो और भी छोटी हो जाएगी। हम ऐसे कह सकते हैं कि टर्म में बी इग्नोर्ड, या इसको क्या लिख सकता हूं कि टर्म में बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर कर दो।
इग्नोर करेंगे, और इग्नोर कैसे, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो इग्नोर्ड कंपेयर्ड बाई या कंपेयर टू वन ऐसे लिख देते हैं। देन क्या होगा, देन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 10। अब ये इक्वेशन क्या बोलेगा, इक्वेशन नंबर 10 क्या बोलेगा, m माइनस एम नॉट और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये तो इक्वेशन है। और यहाँ पर v हमने बहुत छोटा मान लिया है, v बहुत छोटा मान लिया है, यानी कि नियरली 0 मान लिया है। तो ये कितना आ जाएगा, m नॉट और 1 माइनस ये 0 आ जाएगा, और m इक्वल टू एम नॉट बाई रूट 1, यानी कि m इक्वल टू एम नॉट आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि अगर आप जनरल साधारण जीवन में अगर आप ऐसे जाते हैं 200 मीटर पर सेकंड, 200 किलोमीटर पर घंटा, इन सब की स्पीड से आप चलते हैं, तो आपको अपना जो रियल मास है वही फील होगा। आपको मास में कोई भी वेलोसिटी के बढ़ने या घटने से फील नहीं हो पा रहा है। अगर मैं बहुत अच्छे से, बहुत प्रिसाइजली बोलूं तो कुछ ना कुछ तो वेग बढ़ने की वजह से बढ़ तो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वी स्क्वायर को सी स्क्वायर भाग देगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, लेकिन एक के रेस्पेक्ट में बहुत कम वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू इतनी कम आएगी कि लगभग 0 के बराबर होगा। तो आप ऐसे मास के बढ़ने को आप फील नहीं कर पाओगे। ये मास आपके पार्टिकल का बढ़ रहा है वेलोसिटी के बढ़ने के साथ, तब आप फील कर पाओगे जब आपकी वेलोसिटी बहुत हाई हो, बहुत हाई वेलोसिटी हो, तब आप पता कर पाएंगे। यानी कि लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर रहा हो, 70-80%, 90% लाइट की वेलोसिटी का हो, तभी आप फील कर पाएंगे ये चीज। तो आपने देखा कि साधारण जीवन में जो हमारे इर्द गिर्द मोटर गाड़ी वाहन जो कुछ भी चलते हैं, अगर उनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है तो वो वेलोसिटी की वजह से हम मास में वेरिएशन नहीं पता कर पाते हैं, जबकि हमारी वेलोसिटी घट बढ़ रही होती है। तो इसका मतलब ये जो लो वेलोसिटी वर्ड है, इसमें हमारा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया से काम कर जाता है, मास का वेरिएशन नहीं हो पाता है। वो लॉरेंट कह रहे हैं, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बढ़िया से काम कर जाता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बहुत बढ़िया से काम कर जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी वेलोसिटी बहुत हाई हो जाती है ना, तो फिर वेलोसिटी के हाई होने से आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, और फिर मास में तो वेरिएशन आ जाता है, लेंथ में वेरिएशन आ जाता है, वेलोसिटी में वेरिएशन आ जाता है, सारी चीज़ों में वेरिएशन आ जाता है। और उस वेरिएशन के होने में अगर मास की बात करें तो वेलोसिटी के बढ़ने के साथ मास बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस है। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस यहाँ पर, सेकंड केस क्या है कि इफ v इज इक्वल टू c/2, अगर हम किसी पार्टिकल को मूव कराएं, लेकिन वो लाइट की स्पीड के जस्ट हाफ से मूव करे, तो अगर इससे तो देन मास ऑफ द बॉडी, तब अब मास ऑफ द बॉडी क्या होगा, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से, तो m इज इक्वल टू एम नॉट, और अब क्या हो जाएगा कि 1 माइनस वी स्क्वायर है, और v की जगह पर c/2 रखना है, c/2 का होल स्क्वायर और बाई सी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो तो m नॉट, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर बाई 4c²। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा √4/√3, और ये c² से कैंसिल हो जाएगा, m नॉट और m इज इक्वल टू 2/√3 और m नॉट, इतना आ जाएगा। ये अब देखेंगे तो अच्छा दिख नहीं रहा है ये स्टेप, तो ये स्टेप नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट और इंटू 2/√3, ये स्टेप आ गया। इसको और सॉल्व करो तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम नॉट और इंटू, और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये वैल्यू 1.154, या m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू, या ऐसे लिखें 1.154 इंटू एम नॉट। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपने क्या किया है, उस ऑब्जेक्ट को c/2 वेलोसिटी से भगा दिया, तो आपका एम नॉट जो मास का ऑब्जेक्ट था, अब उसका मास जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि m इज ग्रेटर देन एम नॉट हो गया है। देखो ये एम नॉट का जो 1.154 टाइम्स हो गया है m, तो इतना टाइम्स हो गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी जैसे इंक्रीज की उसका मास थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया है। और अगर मैं यहाँ पर बढ़े हुए मास का परसेंटेज निकालूं कि कितना बढ़ गया है, यानी कि मैं अगर कहना चाहूं कि मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज्ड बाई, तो यहाँ पर अगर मैं इंक्रीज्ड मास निकालूं तो डेल m अपान m नॉट इंटू 100, अगर इसका इंक्रीजमेंट निकालूं तो इंक्रीजमेंट निकालने के लिए मुझे 2 माइनस अंडर रूट 3/2 फार्मूला जानते होंगे आप, इंक्रीजमेंट कैसे निकाला जाता है।
तो इंटू 100 भी करना होता है, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15.5% आ जाएगा इतना। तो आपने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस वाले फ्रेम के अंदर c/2 स्पीड से जैसे ही भगाता हूं तो मेरा जो ऑब्जर्वर ओ है वो क्या देखेगा कि उसका मास जो है वो 1.154 टाइम्स बढ़ गया, और यानी कि इसका जो मास है प्रॉपर मास से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। अब जो रिलेटिविस्टिक मास है, इसको रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक मास प्रॉपर मास से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। और अगर मैं कितना ज्यादा हो गया है इसकी बात करूं तो 15.5% इंक्रीज हो गया है, 15.5% इंक्रीज हो गया है उसका मास। अगर मैं केस नंबर 3 यहीं पर देखूं, इसी का केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 में यहीं पर लगा देता हूं मैं, केस नंबर 3 मिटा ही देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट और स्क्रीन को पॉज कर करके आप नोट करते रहिएगा। बहुत अच्छे से इस सबको नोट्स बनाइए पेन और पेपर के साथ बैठकर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम में जरूर आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आए या डेरिवेशन एग्जाम में आता बहुत है ये। तो केस नंबर 3 अगर हम देखें तो केस नंबर 3 में हम क्या मानकर चल रहे हैं कि व्हेन v इज इक्वल टू c, अब हमारी जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द s प्राइम फ्रेम है वो अब इस वेलोसिटी को अप्रोच कर लिया, यानी कि लाइट की वेलोसिटी से वो चलने लगा। लाइट की वेलोसिटी से जैसे चलता है तो फिर अब रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला आपको पता ही हो गया है कि 1 - v²/c², यही फार्मूला होता है। अब v को c से रिप्लेस कर दीजिए, आप क्या पाते हो कि 1 - c²/c², और m इज इक्वल टू m0। और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अभी मैं वीडियो के बीच में बात कर रहा था कि क्या किसी ऑब्जेक्ट को हम c स्पीड से भेज सकते हैं, तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो अभी अब आपको पता चल गया होगा कि 1 में से 1 जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो 0 हो जाएगा, और m0 और ये हो गया 0, और m इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। रिलेटिविस्टिक मास क्या आया, इनफाइनाइट आ गया। रिलेटिविस्टिक मास क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। अब बताइए आप कि जो फाइनाइट मास m0 का पार्टिकल था, बस उसको c स्पीड से भगाते ही क्या हो गया, उसका मास इनफाइनाइट हो गया। ये मास इनफाइनाइट होना क्या एक्सप्लेन कर रहा है, मालूम है क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट c स्पीड से चल रहा है, फाइनाइट मास का ऑब्जेक्ट है, उसका मास c स्पीड से चलते ही इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब मास इनफाइनाइट होना ये बताता है कि एनर्जी इनफाइनाइट हो गई, और किसी फाइनाइट मास के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी इम्पॉसिबल है। दिस केस इज इमेजिनरी एंड इम्पॉसिबल। किसी फाइनाइट मास को c स्पीड से भगाते ही उसका मास इनफाइनाइट हो जाए और फिर इनफाइनाइट मास से एक्सप्लेन करता है कि इनफाइनाइट एनर्जी हो गई, इट इज इम्पॉसिबल। फाइनाइट मास के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी नहीं हो सकती है। तो यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि इस वाले केस में कि m रिलेटिविस्टिक मास जो है m0 से ज्यादा हो गया। देखो यहां पर फाइनाइट मास था, यहाँ इनफाइनाइट हो गया, रिलेटिविस्टिक मास प्रॉपर मास से बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि इट मीन्स दैट, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, इट मीन्स दैट, क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये, इट मीन्स दैट इफ द बॉडी ट्रेवल, if the body travel unit speed, body travel speed of the light, speed of light, it mass and energy would becomes infinite, infinite हो जाएगा। it is however impossible, क्या है ये, इम्पॉसिबल है ये, इम्पॉसिबल बिकॉज, क्यों इम्पॉसिबल है, ये भी एक कारण आप समझ लीजिए क्यों है,
क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि फाइनाइट मास इनफाइनाइट एनर्जी नहीं रख सकता है, बिकॉज अ फाइनाइट मास कैन नॉट हैव अपने पास हैव इनफाइनाइट एनर्जी नहीं रख सकता है। हमने आपको बताया अभी कि क्योंकि यहाँ पर ये इम्पॉसिबल केस इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारा जो एम नॉट है वो एक फाइनाइट मास है और फाइनाइट मास इनफाइनाइट एनर्जी नहीं रख सकता है, इसलिए ये केस इनफाइनाइट है, वो इमेजिनरी है। तो बी देयरफॉर conclude that it is impossible for a material particle to move faster than the velocity of light in free space। यही होगा। तो कह रहा है यहां पर कि कोई भी एक फाइनाइट मास इनफाइनाइट एनर्जी नहीं रख सकता है। वी देयरफॉर कंक्लूड, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है किसी मटेरियल से बने हुए किसी पार्टिकल से या मटेरियल पार्टिकल के लिए जो मूव करे, किससे मूव करे, लाइट की वेलोसिटी से फास्टर मूव करे फ्री स्पेस में, ये इम्पॉसिबल है। कभी भी लाइट की वेलोसिटी से कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल सकता है, लाइट की वेलोसिटी की कंपैरिजन में या उससे ज़्यादा तेज नहीं चल सकता है, क्योंकि यह बताता है कि अगर उससे ज़्यादा तेज चल रहा है या उतना ही चल रहा है, लाइट की वेलोसिटी के बराबर चल रहा है, तो उसका फाइनाइट मास होते हुए भी इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर हो जा रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। कभी भी फाइनाइट मास में इनफाइनाइट एनर्जी नहीं आ सकती है, तो ये एक इम्पॉसिबल केस है। तो रिलेटिविस्टिक मास या वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का यहाँ पर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेकिन हम इसी लेक्चर में एक और टॉपिक की छोटी सी टॉपिक की बात करेंगे, जो क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इस टॉपिक का, वेरिफिकेशन ऑफ द मास विथ द वेलोसिटी। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। क्या हुआ कि 1908 में साइंटिस्ट कम्युनिटी के लोगों ने प्रूफ क्या किया कि जब, वैसे तो हमारे जीवन में कार मोटर ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत तेज़ी से तो नहीं चलते हैं, तो कोई फिजिकल बॉडी लेना और विजुलाइज करना बड़ा आसान नहीं था। तो वहाँ पर एक क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन लिया गया और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया गया, उसके मास के और वेलोसिटी के साथ ऑब्जर्व किया गया, तो एक रिलेशन निकाला गया। रिलेशन क्या था, Q/m, या हम इसी को क्या बोलते हैं, E/m। इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो Q इक्वल टू Ne से E/m। तो E/m, तो इलेक्ट्रॉन को भगाया गया c स्पीड से। जब भगाया गया c स्पीड से, तो क्या देखा गया कि E/m की वैल्यू बहुत कम आ रही थी, और जैसे जैसे वेलोसिटी स्लो कर रहे थे E/m की वैल्यू उसकी बढ़ रही थी, और जब तेजी से भगा रहे थे तो E/m की वैल्यू कम हो रही थी। अब आप बताइए कि E/m की वैल्यू कम हो रही थी, तो इसका मतलब जब तेजी से भाग रहा था तो उसका जो m है वो बढ़ रहा होगा। m जो है उसका बढ़ने की वजह से, रिलेटिविस्टिक मास बढ़ने की वजह से, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से, रिलेटिविस्टिक मास बढ़ने की वजह से, जब E में ये भाग लगाएगा, E को ये डिवाइड करेगा इसका रिलेटिविस्टिक मास, तो ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा रिलेटिविस्टिक मास बढ़ता चला जाएगा, और E/m का जो रेशियो है वो कम होता चला जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर प्रूफ किया गया कि जो मास होता है वो वेलोसिटी से एसोसिएटेड होता है। मास के बढ़ने से वेलोसिटी के बढ़ने से मास बढ़ जाता है, और वेलोसिटी के कम होने से मास धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी और मास एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो अभी हमने समझाया आपको, वही पूरा मैंने लिख दिया है लैंग्वेज, कि द रिलेटिविस्टिक फार्मूला m इज इक्वल टू m नॉट 1/√1 माइनस v² फॉर द वेरिएशन ऑफ द मास विथ वेलोसिटी वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली बाय द बाउचरर इन द 1908। जो साइंटिस्ट का नाम है ये बाउचरर, वो 1908 में रिलेटिविस्टिक जो मास उसके फार्मूले को एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं कि तौर पे प्रूफ किया।
और प्रूफ कैसे किया वो देखते हैं कि यू शो दैट उन्होंने क्या दिखाया कि रेशियो ऑफ E by m of the electrons was the smaller for the fast moving electron than that for the slower ones, indicating thereby that the mass of electrons increases with their speed. Since then it has been confirmed by the number of the experiment. Different particle accelerators also prove that the relativistic mass formula conclusively. देखिए बेटे यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि बाउचरर ने 1908 में क्या किया कि डिफरेंट पार्टिकल के लिए पहले तो सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए E by m की वैल्यू को देखा, तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे फास्टर मूविंग बॉडी के लिए ये वैल्यू जो थी वो क्या हो रही थी, स्लोअर आ रही थी, कम आ रही थी, बहुत स्मॉलर वैल्यू आ रही थी। लेकिन स्लोअर के लिए ये इंडिकेट क्या कर रहा था, जैसे जैसे धीरे होता था ये वैल्यू ज्यादा हो जाती थी। अब भैया E by m की वैल्यू बहुत तेजी से जैसे जा रहा है तो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाए तभी ये वैल्यू कम होगी E by m की पूरी वैल्यू। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा था डेल m की वैल्यू या m रिलेटिविस्टिक मास की वैल्यू बढ़ रही थी, तो E by m की जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू जो थी, वो रेशियो जो था वो कम आता चला गया। तो ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए ही केवल प्रूफ नहीं किया, इन्होंने क्या कहा कि इट हैज बीन कन्फर्म्ड बाय द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया इस वेरिएशन ऑफ द मास विद वेलोसिटी के साथ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ किया और एक्सीलरेटर को लेकर सारी चीजों, सारे एस्पेक्ट से उन्होंने देखा कि E by m की वैल्यू फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए धीरे कम आ रही है और स्लोअर मूविंग के लिए धीरे धीरे बढ़ रही है। तो फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर E by m का रेशियो कम आ रहा है तो इसका मतलब ये जो हर में डिनोमिनेटर वैल्यू है ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी वेलोसिटी के बढ़ने के साथ, इसीलिए इसका पूरा रेशियो कम आ रहा होगा। तो बाउचरर ने 1908 में इस चीज को प्रूफ किया। प्रूफ करने के बाद इस वेरिएशन ऑफ द मास विद वेलोसिटी या रिलेटिविस्टिक मास के लिए एक्सपेरिमेंटल उन्होंने क्या किया, एक बूस्ट दिया। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।